आज हम लोग क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर जो सांख्यिकी का इंट्रोडक्शन है उसमें हम सांख्यिकी के संबंध में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने देखा था कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा। अब हम देखेंगे पहले सांख्यिकी की परिभाषा, फिर देखेंगे सांख्यिकी का महत्व। सांख्यिकी की परिभाषा को देख लेते हैं। सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन से संबंधित विज्ञान कहा जाता है। स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। अब इसको सरल भाषा में हम लोग समझ लेते हैं कि सांख्यिकी का तात्पर्य होता है आंकड़ों का एकत्रीकरण, उसका प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और अंततः इन आंकड़ों के माध्यम से निष्कर्ष निकालना। निर्वचन अर्थात निष्कर्ष निकाल करके व्याख्या करना कि ये आंकड़े क्या संदेश देते हैं। प्रारंभ में सांख्यिकी को केवल आंकड़ों का विज्ञान कहा जाता था, लेकिन यह केवल आंकड़ों का विज्ञान नहीं है, वरन हमें हर विषय के क्षेत्र में निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ पर हम इसकी परिभाषा के बारे में देखेंगे तो काफी विवाद रहा है सांख्यिकी की परिभाषा के रूप में, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि सांख्यिकी आंकड़ों का एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण से संबंधित है। अब हम देखते हैं कि सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में क्या महत्व है। सांख्यिकी की परिभाषा देखा, अब हम देखेंगे कि सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में क्या महत्व है। सांख्यिकी तो वैसे सभी विषयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, परंतु अर्थशास्त्र में यह रीढ़ की तरह से कोई भी आर्थिक नियम या सिद्धांत तभी बनाए जा सकते हैं जब उससे संबंधित आंकड़े उपलब्ध हो। इसका जो महत्व है, अर्थशास्त्र के जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, इन सभी में है। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला महत्व जो है उपभोग के क्षेत्र में। उपभोग के क्षेत्र में यह महत्व है कि कंज्यूमर या उपभोक्ता क्या पसंद करता है, कितनी मात्रा में उसकी क्रय करने की शक्ति है, यह सब निर्णय जो होता है वह सांख्यिकी के आधार पर ही लगाया जा सकता है। सेकेंड हमारा उत्पादन के क्षेत्र में। उत्पादन के क्षेत्र में आप जानते हैं कि जो उत्पादक होता है उसको यह पूर्वानुमान लगाना पड़ता है कि जिस लागत पे उत्पादन वह कर रहा है क्या उससे अधिक कीमत बाजार में उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसके लिए यह आवश्यक होता है कि वह यह सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके आंकड़े इकट्ठा करे कि बाजार में जो वस्तु उत्पादित की जा रही है उसकी कीमत क्या है और उसकी डिमांड कितनी है, जिससे वो अपनी सप्लाई को निर्धारित कर सके। तो ये हो गया उत्पादन के क्षेत्र में। तीसरा है विनिमय के क्षेत्र में। विनिमय के क्षेत्र में आप जानते हैं कि विनिमय में हम पढ़ते हैं कि किसी वस्तु की मांग और पूर्ति द्वारा उसकी कीमतें क्या होती है, जिस कीमत पर एक उपभोक्ता उत्पादक से क्रय विक्रय करता है। तो एक उत्पादक से क्रय विक्रय करने के लिए कीमत निर्धारित होना जरूरी है, और कीमतें निर्धारित कैसे होती है? डिमांड और सप्लाई के बेस पे। तो डिमांड और सप्लाई के बेस पे कीमतें निर्धारित होने में सांख्यिकी आंकड़ों का बहुत ही अधिक महत्व है। अगला हम देखते हैं वितरण के क्षेत्र में। वितरण के क्षेत्र में सांख्यिकी का अभूतपूर्व योगदान है। वितरण से तात्पर्य है कि राष्ट्रीय आय या उत्पादन के साधनों के बीच किस प्रकार वितरित किया जाएगा। तो
इसके लिए अनिवार्य है कि जो भी उत्पादन या देश की राष्ट्रीय आय है उसका सही सही अनुमान लगाया जाए, उनसे संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाएं, उसके आधार पे औसत और सीमांत आज की गणना किया जाए, किस साधन की कितनी सीमांत उत्पादकता है यह पता होनी चाहिए। उस सीमांत उत्पादकता के आधार पर ही फिर राष्ट्रीय आय का वितरण होता है। नेक्स्ट है हमारा राजस्व के क्षेत्र में। राजस्व के क्षेत्र में राजस्व से तात्पर्य हमारा क्या होता है कि जो सरकार होती है वह सरकार धन कहां से प्राप्त करती है और धन कैसे लोगों पर खर्च करती है, अर्थात सरकार की आय व्यय को हम राजस्व कहते हैं। तो राजस्व के क्षेत्र में सरकार को ये आंकड़े इकट्ठा करना होता है कि लोगों की कर दे योग्यता कितनी है, तभी वो टैक्स का निर्धारण कर सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार को कहां पर खर्च करना है, इसके लिए सरकार को सांख्यिकीय आंकड़ों की जरूरत है कि कहां पर किस कार्य की जरूरत है, जहां पे निर्धनता अधिक है वहां श्रम प्रधान तकनीक अपनाते हुए उनको रोजगार दिया जाए, जिससे उनकी इनकम बढ़ सके। और जिन क्षेत्रों में गरीबी कम है वहां पे ऐसी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए जिससे उनके उपभोग में वृद्धि हो सके। किन क्षेत्रों में सरकारी संस्थान खोलने हैं, किन क्षेत्रों में निजी संस्थान को बढ़ावा देना है, ये सब सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर ही संभव है। नेक्स्ट हम देखते हैं मौद्रिक नीति में सांख्यिकी का महत्व। मौद्रिक नीति का तात्पर्य आप जानते हैं कि सरकार हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है। केंद्रीय बैंक इसके लिए उत्तरदायी होता है कि वह मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण रख करके महंगाई को लक्षित जो उसका एरिया है उसके अंतर्गत रखे, अर्थात जितना मुद्रास्फीति निर्धारित की गई है उतना ही रहे, उससे कम या अधिक न हो। तो इसके लिए रिजर्व बैंक जो है कि बैंक दर, SLR, CRR अनेक प्रकार की नीतियां अपनाता है। यह कैसे अपनाता है रिजर्व बैंक? इसके लिए रिजर्व बैंक के पास ये आंकड़े होते हैं कि कितनी मुद्रा की सप्लाई है, लोग कितना खर्च कर रहे हैं, कितनी सेविंग कर रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट है, उसके आधार पर वह मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाता या घटाता है। अब अगला हम देखते हैं आधुनिक आर्थिक सिद्धांत में महत्व। आप क्लास 11 का अर्थशास्त्र शुरू करने जा रहे हैं तो कक्षा 10 में आपने थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र की जानकारी लिया होगा कि आर्थिक क्रियाएं क्या है। अर्थशास्त्रियों ने अनेक सिद्धांत दिए हैं, वह जैसे आपका मांग का नियम हो गया, पूर्ति का नियम हो गया, इसी तरह कैसे एक प्रोड्यूसर अपने बिक्री को अधिकतम करे, कैसे लाभ को अधिकतम करे। तो ये सब सिद्धांत सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में नीति निर्धारण में सहायक। सरकार जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक नीतियां बनाता है वो अलग अलग क्षेत्रों के लिए, उससे संबंधित चाहे वो बेरोजगारी हो या फिर राष्ट्रीय आय से संबंधित हो या बचत से संबंधित हो, निवेश से संबंधित हो, ये सभी क्षेत्रों में नीतियों के निर्धारण में सांख्यिकीय आंकड़ों की आवश्यकता होती है, अन्यथा नीतियों के सफल होने की संभावना है। पूर्वानुमान में सहायता देगा। सरकार जो भी नीतियां बनाती है उसके लिए या जो भी आर्थिक नियोजन 5 साल 10 साल के लिए, आप जानते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं जो चलाई जाती हैं उसमें 5 साल बाद तक के लक्ष्य रखे जाते हैं। वो लक्ष्य कैसे रखे जाते हैं? इन्हीं सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर पूर्वानुमान लगाया जाता है कि आफ्टर 5 ईयर डिमांड कितनी होगी। तो कंपनियों को ये लक्ष्य दिया जाता है कि आप इतनी सप्लाई बढ़ाएंगे, कितना सरकार के ऊपर दबाव होगा खर्च करने के लिए,
उसके हिसाब से राजकोषीय नीतियां बनाई जाती हैं ताकि उसके सरकार के पास जो है कि राजस्व हो। इसी तरह के जो भी आर्थिक नीतियां होती हैं उनमें पूर्वानुमान लगाने में सांख्यिकी का योगदान होता है। अगला हम देखते हैं आर्थिक साम्य। आर्थिक साम्य का तात्पर्य है कि प्रत्येक देश के सामने यह समस्या रहती है कि किस प्रकार उपभोक्ता और कंज्यूमर के बीच साम्य रखें, किस प्रकार कीमतों डिमांड और सप्लाई के बीच साम्य हो ताकि कीमतों में बहुत अधिक उतार चढ़ाव न हो, किस प्रकार अर्थव्यवस्था में साम्य रखें कि व्यापार चक्र की उत्पन्न न हो कि किसी साल बहुत ग्रोथ हो रही है फिर आर्थिक विकास जो है रुक जाता है, बहुत नीचे चला आता है। तो इन सभी साम्य को या संतुलन को बनाए रखने के लिए आर्थिक आंकड़ों या सांख्यिकी के आंकड़ों की आवश्यकता होती है। इन सांख्यिकी उपकरणों का प्रयोग करके अर्थशास्त्री जो है मांग या पूर्ति हो या फिर कंज्यूमर का साम्य हो या प्रोड्यूसर का साम्य हो, इन सब का साम्य स्थापित करने में सांख्यिकी की सहायता लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आप जानते हैं कि प्रत्येक देश एक देश जो है दूसरे देश से व्यापार करता है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो समस्त विश्व के साथ जब कोई देश व्यापार करता है तो उसको ये जानकारी चाहिए होती है कि किस देश में वह निर्यात अधिक कर सकता है और किस देश से वह सस्ता आयात कर सकता है। तो इसके लिए आवश्यक होता है कि उसको ये पता हो कि किस देश जो वो आयात कर रहा है किस देश में उसकी तुलनात्मक रूप से लागत कम है और वह जो निर्यात करने जा रहा है उसकी लागत जिन देशों को वह निर्यात कर रहा है उनसे तुलनात्मक रूप से अपने देश में कम होनी चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम इन सांख्यिकी आंकड़ों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हम किन देशों से आयात कर सकते हैं, किन देशों से निर्यात कर सकते हैं। जैसे हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि भारत ने कोरोना वायरस या सीमा विवाद के लिए चाइना के सामानों के बहिष्कार की बात हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि भारत को ये पता है कि जो हम चाइना से व्यापार कर रहे हैं उसमें हमको व्यापार घाटा अधिक है, अर्थात हम आयात बहुत अधिक कर रहे हैं और उसका 1/4 को निर्यात कर रहे हैं। तो हमको चाइना के साथ व्यापार में क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। अब सरकार इसलिए प्रतिबंध नहीं लगा पा रही है पूरी तरह, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं जैसे WTO से बना हुआ है। इसके अतिरिक्त चाइना का विकल्प, जैसे मैंने कहा कि तुलनात्मक रूप से लागत जहां कम होगी वहां से वो आयात करेगा। तो आज चाइना जो है क्या है? मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो वहां की लागत जो है तुलनात्मक रूप से विश्व के सभी देशों से कम है, इसलिए हम वहां से इंपोर्ट करते हैं। तो ये सांख्यिकी, ये सारी सूचनाएं कहां से मिली? सांख्यिकी आंकड़ों के माध्यम से मिली। तो सांख्यिकी आंकड़े जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके अतिरिक्त भी सांख्यिकी का काफी महत्व है, जैसे करारोपण में है। इसके अतिरिक्त आपका आर्थिक जो नीतियां बनाई जाती है विभिन्न प्रकार के, चाहे वो बेरोजगारी से संबंधित हो या फिर आय संबंधित हो या गरीबी संबंधित हो, ये सारी सूचनाएं जो है सांख्यिकी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात अर्थशास्त्र में सांख्यिकी संजीवनी के रूप में है। अर्थशास्त्र निष्कर्ष रूप में आप कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र सांख्यिकी के बिना अधूरा है।